नाउ क्लास, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स मीन ये फोर्थ लिखा हुआ है लेकिन न्यू बुक में वो थर्ड है। मैं पुरानी बुक का यूज़ कर रहा हूँ। चैप्टर वही है बेटा, ठीक है। सो स्टार्ट नाउ। चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकरण मतलब होता है भूमंडल से, भूमि से उठकर, यानी किसी एक स्थान से। मेरा कहने का तात्पर्य साधारण ये है कि अगर हम घर में अपना एक छोटा सा व्यापार करना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, जैसे कि कोई भी आपने शॉप डाली, दुकान डाली, और उस दुकान की वस्तुओं का आप एक जगह से दूसरी जगह, एक बाज़ार से दूसरी बाज़ार, बाज़ार से शहर, शहर से राज्य और राज्य से देशों में हस्तांतरित करते हैं, अपने व्यापार को स्थापित करते हैं, तो भूमंडलीकृत कहा जाता है। यानी विश्व स्तर पर जब हम अपने व्यापार को बढ़ाते हैं तो इसमें उस व्यापार के साथ साथ हमारे देश, राष्ट्र की प्रतिभा का सम्मान होता है। जो हमने वस्तु बनाई वो कैसी है, मेड इन इंडिया है ना, मेड इन चाइना नहीं। मेड इन चाइना बाइकआउट कर दिया गया है, ओके। अब हमें मेड इन इंडिया यूज़ करना है, यानी हमें खुद का व्यापार करना है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सारे उद्योग हैं। आप छोटे छोटे उद्योगों को अपने घर से शुरू करते हैं और घर से शुरू करके मार्केट में क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, जाते हैं, सेल्स करते हैं। विक्रय करने के बाद उस पर हमें लागत मिलती है। क्या मुनाफा हुआ, क्या लागत मिली, उससे अर्जित करने के बाद हम फिर एक और प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उत्पाद लागू करते हैं, और अब हमें शहर में नहीं, राज्य में भेजना है। एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे से तीसरे, 28, 40, 45 राज्य तो नहीं होते हैं, 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक है, 35 हो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब वहाँ से आपने सोचा कि अब हम अपने व्यापार कर लिया हमने राज्यों में, अब देश में कर लिया, अब हमें क्या करना है, विदेश में ले जाना है। जैसे टाटा मोटर्स नाम सुना है, मारुति सुजुकी, ये क्या करती हैं, क्या ये गाड़ियाँ जो कंपनीज हैं, ये मोटर गाड़ी बनाती हैं, तो क्या अपने घर में चलाती हैं, क्या अपने राज्यों में, अपने शहर में, अपने देश में? नहीं, ये इनका व्यापार विश्व स्तर पर भूमंडलीकृत से, यानी भूमंडल से उठकर विश्व के स्तर पर आता है और कंपनी का निर्माण होता है। कंपनी के साथ साथ उस उत्पादककर्ता जो उसका उत्पादन कर रहा है ना, कंपनीज जैसे टाटा है, ओके, उसका क्या है, मार्केटिंग होती है, मुनाफा कमाती है, और मुनाफा करने के बाद अधिक वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। ये तो वस्तुओं की बात हो गई। अब हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, आर्थिक संस्कृति। जैसे कि संस्कृति का मतलब होता है कि हमारे धर्म, हमारी भाषा, हाव भाव, वस्तु का विनिमय करना। हमने प्राचीन काल में आयात निर्यात करना नहीं सीखा, लेकिन आधुनिक भारत में हमने वस्तुओं का निर्माण कर आयात और निर्यात करना प्रारंभ किया। आयात का मतलब क्या होता है, जो हम भेजते हैं। निर्यात यानी जब हम खरीदते हैं किसी देश से या किसी राज्य से। तो संस्कृति यानी जब हम धर्म का
उच्चारण करते हैं, किसी राज्य में जाकर अपनी संस्कृति का बढ़ावा करते हैं। विश्व स्तर पर जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म एवं हिंदी भाषा का शिकागो सम्मेलन में, स्वामी विवेकानंद एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी भाषा का, अपने धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। अमेरिका में गए, तभी से हमारी भारत भूमि का, संस्कृति का विश्व स्तर पर उपलब्धि प्राप्त हुई। तो ये टॉपिक यही कह रहा है कि विभिन्न देशों के माध्य यात्राएं, व्यापार, संस्कृति आदान प्रदान एवं बीमारियों का प्रसार करना। अब यहाँ पे बात कह रहा है कि बीमारियों का प्रसार करना, यानी कि जो कोविड-19 महामारी चल रही है ना, जो वायरस फैला हुआ है, इस बीमारी को रोकने के लिए कई देश नई नई किटें, नई नई वैक्सीन, दवाइयाँ क्या की हैं, प्रयोग किया है, इन्होंने बनाई है ना। जैसे कि एक सिंपल सादा उदाहरण देता हूँ, बाबा रामदेव का कोवोलाइड, ठीक, ध्यान रखिएगा, कोवोलाइड है। उन्होंने कहा कि मैंने आयुर्वेद ने इस कोरोना वायरस की दवा बनाई है, लेकिन दवाई तो बनाई है, उसका पेटेंट नहीं करवाया और उन्होंने सीधे मार्केट में उतार दिया। तो मार्केट में उतारने से पहले बेटा मार्केट डेवलपमेंट ऑफ एरिया को, ठीक है, उद्योगीकरण में इसको पेटेंट कराना पड़ता है, तब जाके सरकार की अनुमति के बाद उसको बेचा जाता है। अब इन्होंने क्या किया कि उसको मार्केट में लाया। अगर वो सही साबित हुई तो कहाँ बनी है? उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा, हिमाचल उत्तराखंड में इस दवाई का निर्माण हुआ है ना, पतंजलि। उत्तराखंड से दिल्ली से यूपी से अनेक राज्यों में गई, यानी एक राज्य में बनी और एक राज्य से अनेक राज्यों में स्थानांतरित की गई। अगर वो सफल परीक्षण हो जाता है तो उसका विश्व स्तर पर, यानी भूमंडल से विश्व स्तर पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसी में कहा गया है, यानी कोई भी वस्तु का निर्माण कर आयात और निर्यात भूमंडल से लेकर जब हम विश्व के स्तर पर उसको उपलब्ध कराते हैं, तब वो वस्तु वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल मार्केटिंग में, है ना, इंटरनेशनल मार्केटिंग में उसको सेल्स किया जाता है। ठीक है, सपोज़ करो ये एक मोबाइल यानी सैमसंग, इसको मैंने घर में बनाया, तो क्या घर से मैं मुनाफा कमा पाऊँगा? नहीं, मैं इसको मार्केट में उतारूँगा, पेटेंट हो गया, सही है, मार्केट में उतारूँगा, मार्केट से अनेक राज्यों से हो सकता है, मेरा विचार किया कि अब मैं इसको विश्व स्तर पे मैं क्या करूँगा? सेल करूँगा। मैंने सेल किया और इसका अच्छा खासा मुझे मुनाफा मिला, कमाया कंपनी ने। यही चीज़ इस पाठ में समझाया गया है। सीधा सिंपल है कि अगर कोई पूछता है कि वैश्वीकरण की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु का निर्माण कर भूमंडल से एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे देश से विदेशों में आयात और निर्यात करते हैं, उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आगे टॉपिक है, जैसे कि हमारा विश्व स्तर पर एक पहले रेशम, ठीक है, आज भी है और पहले भी था, या नाउ। अब हम बात करते हैं रेशम का व्यापार आज से नहीं 200 सालों से होता आ रहा है।
और इसकी उपलब्धि पड़ी कब हुई? जब अंग्रेज़ों ने अधिक से अधिक रेशम के कीड़े पकड़वाकर उसका विश्व स्तर से, यानी भारत से विश्व स्तर पर मार्केटिंग डेवलपमेंट एरिया में प्रोडक्ट को सेल किया और उन्होंने लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाया। ठीक है, यानी कह रहा है कि रेशम मार्ग के विभिन्न भागों के बीच होने वाली व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आदान प्रदान का करते थे। ये मार्ग केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को ही आपस में नहीं जोड़ते थे, बल्कि एशिया के यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में जोड़ते थे। इन मार्गों का प्रयोग एशिया से कपड़े और मसालों को विश्व के दूसरे भागों में पहुंचने के लिए तथा वापसी के लिए सोना चांदी को एशिया में लाने के लिए होता था। आरंभ से रेशम मार्गों का उपयोग केवल व्यापारिक गतिविधियों के लिए किया जाता था। बाद में ये मार्ग संस्कृति गतिविधियों के आदान प्रदान का भी स्रोत बन गया। इस उद्देश्य से रेशम मार्ग का सर्वप्रथम उपयोग बौद्ध धर्म के अनुयायियों, मैंने क्या बात कही थी, 200 सालों से पहले, ठीक है, क्रिया उन्होंने अपने धर्म को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैलाया। धीरे धीरे इसी मार्ग से ईसाई मिशनरियों ने एशिया में प्रवेश किया। इसके बाद मुस्लिम धर्म प्रदेशकों ने भी इसी मार्ग का प्रयोग किया और अपने धर्म को विश्वव्यापी बनाया। यानी सभी लोगों ने रेशम का व्यापार करके एक देश से दूसरे देश को क्या किया, विश्व स्तर पर जोड़ा। और भारत से जब रेशम का व्यापार होने लगा, ऐसा नहीं कि भारत में ही होता था, कई देशों में भी होता था, श्रीलंका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी रेशम का निर्माण किया, क्योंकि जहाँ भीड़ होंगी वहाँ पे ही ये रेशम का प्रयोग होता है। सॉरी नॉट भीड़, जहाँ रेशम के कीड़े, सिल्क वॉर्म जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग जहाँ होता है वहीं पे आपका रेशम का व्यापार होता था। और भारत सबसे ज़्यादा रेशम उद्योग से जुड़े होने वाला देश कहा गया है। ठीक है, प्लीज़ आप इस वीडियो को सुनना ढंग से। कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछना है, सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ सुनना है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं, बाय।